अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर लॉ गेट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया जिसमें हम मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो तमाम तर चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सामने से बेसिक इंफॉर्मेशन शो हो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 9 तक, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था नेशनल असम्बली ने, क्योंकि इन्फोर्समेंट डेट और होती है, अडॉप्टेड डेट और होती है, और प्रेसिडेंट की एसेंट कब किस डेट को मिली, ये तमाम तर जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक वो पेपर में ज़रूर पूछता है। तो इसमें आपने याद रखना है अडॉप्टेड डेट जो है वो 10 अप्रैल 1973 है, अडॉप्टेड बाय प्रेसिडेंट 12 अप्रैल 1973, और केम इनटू फोर्स यानी कब ये लागू हो गया मुल्क में, तो वो आपने याद रखना है 14 अगस्त 1973 को। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें याद रखना है कि जो है जी टाइप किस तरह के, ये रिजिड फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और इसमें तब्दीली करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना है कि ये जो है जी लैंग्वेज कौन कौन सी है, 280 इसके आर्टिकल है, 7 शेड्यूल है। ये थोड़ा सा ना प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैंने। ठीक है, आप इनको नोट्स से स्टूडेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, उन नोट्स में से आपने इनको प्रिपेयर कर ले। जस्ट आपने ये याद रखना है कि आर्टिकल 1 किससे डील करता है, आर्टिकल 2 किससे डील करता है, आर्टिकल 3 किससे डील करता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, आपने इनको याद कर लेना। एक बार हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 1 जो है रिपब्लिक से डील करता है, 2 हाई ट्रीजन से डील करता है। ठीक है, इसी तरह से मजीद आप ये सारे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ ये इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट कि प्रीलिमिनरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर इसमें ताकतवर और एग्जेक्टिव होगी। इसके बाद भी कैमरल लेजिस्लेशन है, यानी नेशनल असम्बली 2 हाउसेज पे कंसिस्ट होगी, सेनेट और नेशनल असम्बली। ठीक है, पार्लियामेंट जो है 2 हाउसेज होंगे, नेशनल असम्बली और सेनेट, इसलिए इसको बाई कैमरल कहा जाता है, यानी 2 हाउसेज वाली। और यूनी होता है जिसमें सिर्फ एक हाउस पे मुश्तमिल हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें बताना है कि फंडामेंटल राइट्स भी बताए गए हैं आर्टिकल 8 से 9 से लेके 29 तक। उसके बाद इंडिपेंडेंस जुडिशरी अदलिया बिल्कुल आज़ाद हो गया अपने डिसीजन में। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें बताई गई, ये आपने लिखनी है। उसके बाद आपने बताना है कि रिटन अमेंडमेंट्स जो है ना वो कितनी हो चुकी है, 27 टोटल इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, ये भी आपने इसमें ऐड करनी है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इसमें ऐड की गई है, जो कि आर्टिकल 2 में है। उर्दू लैंग्वेज है, सिविल मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट भी यहाँ पे बताई गई है। अब हम आर्टिकल 1 पढ़ लेते हैं। द रिपब्लिक एंड इट्स ट्रीटीज़ के लिहाज से है, पाकिस्तान शेल बी द फेडरल रिपब्लिक होगा और नो एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत डिटेल में आता है, तो आपने इसको इसीलिए अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी को उसने पूछना है पेपर में कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उसको अलॉट किया गया है। उसके बाद द ट्रीटीज़ ऑफ पाकिस्तान शेल कंप्राइजेज, क्या क्या ट्रीटीज़ में शामिल होगा। ट्रीटी होता है इलाके हदूद, तो अब उस हदूद के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी वो हमें बता रहा है। उसमें जी द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान KPK शामिल होगा, द पंजाब, द सिंध। ठीक है, ये और इस जो है जी ये 4 सूबे जो है ना पाकिस्तान के हिस्से में शामिल होंगे। इसके अलावा और क्या क्या पाकिस्तान के सूबे में शामिल होंगे वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है इसमें आ जाता है द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी इस्लामाबाद इसका कैपिटल होगा। हेयर इन रेफर टू एज फेडरल कैपिटल, जिसको अब जो है वो क्या कह सकते हैं, वफाकी जो है दारुल हुकूमत भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सच स्टेट्स एंड ट्रीटीज़ आर एज मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान वेदर बाय सेसेशन और अदरवाइज, यानी वो ट्रीटीज़ वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होते हैं, ठीक है, लहाक के तहत या किसी भी और तरीक़ेकार के तहत, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा ही कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 2 आ जाता है जिसमें यह बताया गया इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। सिर्फ जस्ट इतनी सी लाइन आपने याद रखनी है इसमें कि आर्टिकल 2 में बताया गया कि मुल्क का जो मज़हब होगा वो क्या है, कि इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आर्टिकल 3 आ जाता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी इस्तेहसाल जितने भी तरह के हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, द स्टेट शेल इंश्योर दैट द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज विल, यानी यहाँ पे बता दिया कि हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम करवाया जाएगा, उसकी जितनी ताकत होगी उतना ही उस पर बल डाला जाएगा, इससे ज़्यादा किसी पर्सन से ना काम करवाया जाएगा ना उसका इस्तेहसाल किया जाएगा।
अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में देखें तो इसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू एंड ऑल काइंड्स ऑफ अनफिट ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी। यानी गवर्नमेंट इस बात पे वर्क करेगी कि जितने भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी में उसको ख़त्म कर दिया जाए। हर पर्सन जो है वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक वर्क करे, ठीक है, उसको उसकी एबिलिटी के मुताबिक जो है वो रिसीव करे रिमनरेशन अवार्ड द रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। यानी ये बेसिकली जो असूल है ना, ये आर्टिकल, इसका मकसद यही है कि ताकि बराबरी दी जाए, इक्वलिटी दी जाए तमाम लोगों को, कि वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पर अपनी विल के मुताबिक अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करे। जो जितना काम करे उसकी उतनी रिमनरेशन होनी चाहिए। यानी ये होता है कि जो भी ये क्राइटेरिया है ना वो बहुत गलत है कि एक पर्सन से उसकी इस्तात से ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो आर्टिकल 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो इस बात पे बाउंड कर रहा है दूसरे लोगों को कि नहीं, जो मतलब जितनी जिसकी एबिलिटी बनती है, जितना वो काम कर सकता है वो उतना करे और उसको उसकी रिम्यूनरेशन दी जाए। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 4 आ जाता है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग विद लॉ। यानी यहाँ पे बताया गया कि जो लोगों के राइट बनते हैं ना, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको अकॉर्डिंग टू लॉ ही दिए जाएंगे। टू एंजॉय टू द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज़ द इनलाइनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ हर पर्सन को उसका राइट मिलना, उसका जो है ये एक बेहतर राइट है, ठीक है, हर सिटीजन को उसका ये राइट मिलना चाहिए। वेर एवर ही मे बी, मतलब वो कहाँ से भी उसका तल्लक है, एंड एवरी अदर पर्सन फ्रॉम टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, या कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको वो फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए जाएंगे। इन पर्टिकुलर नो एक्शन डिटर्मिनेबल टू द लाइफ, लाइबिलिटी, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो कि किसी पर्सन की आज़ादी, सालमियत और उसकी जो है जी बॉडीली उसको कोई इन्फ्रिंजमेंट पहुंचाए, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, इसके एक्सेप्ट जो है कानून के प्रोसेस के अलावा। उसके बाद है कि नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यानी किसी पर्सन को ना रोका जाएगा ना उसको मजबूर किया जाएगा कि आप ये काम ना करो जो कि कानून ने मना नहीं किया। नो पर्सन शैल बी कंपेयर्ड टू डू विच द लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू। यानी किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप ये काम करो जो कि लॉ ने मना किया है। बी क्लास में ये बताया गया था कि एक पर्सन को जो है वो रोका जा रहा है, ठीक है, शैल बी प्रिवेंटेड, जो कि कानून ने उसको कहा है कि आप ये काम करो, लेकिन उसको रोका जा रहा है कि आप ये काम नहीं करेंगे, उसमें रुकावट डाली जा रही है, खलल डाला जा रहा है। और सेक्शन क्लास सब क्लास सी में क्या बता दिया गया कि एक पर्सन अपनी मर्जी से जो है वो क्या करना चाह रहा है कि काम नहीं करना चाह रहा है, कि मैं कंपेल, मुझे मजबूर ना किया जाए मैं ये काम करूँ, और दूसरा पर्सन उसको मजबूर करता है कि आप ये काम करो जिसका उसको कानून ने कहा ही नहीं है, ठीक है, उसकी लॉफुल ड्यूटी ही नहीं है, तो वो क्यों वो काम करे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद आर्टिकल 5 में क्या बता दिया गया है, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई कि एक तो स्टेट से वफादारी के बारे में बताया गया और दूसरा बताया गया कि आइन की बालादस्ती, यानी आइन को माना जाएगा, आइन के खिलाफ कोई बंदा नहीं जाएगा। लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। यानी स्टेट से वफादारी हर एक सिटीजन का अवलीन फ़र्ज़ है। ओबीडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो ओबीडेंट रहना, और जो लॉ स्टेट में मौजूद है उनको मानना इज़ द इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न। यानी ये हर एक शहरी का बुनियादी जो है वो हक है, ये ड्यूटी है कि वो इसको पूरा करेगा, ठीक है। और उसके बाद बता दिया गया वेयर एवर ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन फ्रॉम द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। यानी कि अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में नहीं भी मौजूद या कोई और पर्सन जो पाकिस्तान में रह रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के जो हदूद के अंदर है, तो वो पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन को फॉलो करेगा, पाकिस्तान के तमाम तर जो लॉज हैं उनको फॉलो करेगा। ये चीज़ इसमें बता दी गई है, ठीक है। तो आपने इसको याद कर लेना, इसमें जो है यही लिखा हुआ है कि स्टेट से वफादार रहना, स्टेट के जो लॉज हैं उनको मानना, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आगे आ जाता है आर्टिकल 6 जो कि हाई ट्रीजन के रिलेटेड है। हाई ट्रीजन में ये बता दिया गया है कि जी गद्दारी, ठीक है, गद्दारी की संगीन सज़ा होती है। तो हाई ट्रीजन में क्या लिखा गया है, एनी पर्सन हु अब्रोगेट्स, यानी जो मनसूख करेगा, सब्रीवेट और सस्पेंड करेगा, होल्ड इन अबेयंस और अटेम्प्ट टू कंस्पायर्स और टू, या फिर वो कोशिश करता है अब्रोगेट
करने की, सबरीवेट करने की, सस्पेंड करने की या होल्ड इन अबेंस करने की। होल्ड इन अबेंस यानी किसी भी शिक के खिलाफ वर्जी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करते हुए या शो ऑफ फोर्स करते हुए। बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, यानी किसी भी गैर आईनी तरीके से वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसने क्या इर्तिकाब किया, उसने हाई ट्रीजन का इर्तिकाब किया। यानी या तो वो क्या करता है कि मुकम्मल तौर पे इसको नहीं मानता आइन को, या उसका कुछ हिस्सा छोड़ देता है, या फिर वो क्या करता है कि किसी शिक को जो है खिलाफ वर्जी करता है, मनसूख करता है। तो ऐसा पर्सन जो है उसने हाई ट्रीजन का इर्तिकाब किया और उसको सजा दी जाएगी। एनी पर्सन ईडिंग और अबेटिंग, यानी यहाँ पे एक पर्सन मदद कर रहा है या उकसा रहा है। द एक्ट मेंशन इन क्लास 1, जो ऊपर क्लास में बताए गए हैं ना, सबरीवेट, अब्रोगेट, सस्पेंड, होल्ड इन अबेंस, शैल बी लाइकवाइज बी गिलिटी हाफ हाई ट्रीजन। तो यही कंसिडर किया जाएगा कि उसने क्या गिलिटी की, उकसाने की भी या मदद करने की भी, तो वो भी हाई ट्रीजन में फॉल होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, एनी एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन शैल बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी हाई ट्रीजन जो है ना, ये नॉट भी वैलिडेटेड है, वो हाई ट्रीजन की सज़ा होनी है, ठीक है। कोई भी मतलब वैलिडेट नहीं इसको कह सकता, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं इसको सुन सकती। पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड हाई ट्रीजन, यानी इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद नहीं करेगा, बल्कि इसमें पार्लियामेंट कानून बनाएगा जो कि बंदा क्या करते हुए पकड़ा गया, गद्दारी करते पकड़ा गया, तो उसको फिर ये जो है ना हाई ट्रीजन की सज़ा दी जाएगी। तो मुशर्रफ को यही सज़ा दी गई थी, लेकिन वो ये है कि बचकर दूसरे मुल्क में चले गए, तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन उनको ये हाई ट्रीजन की सज़ा दी थी क्योंकि उन्होंने आइन के जो असूल थे उनको जो है वो फॉलो नहीं किया था और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था, और डेट्स वाई उन्हें फिर हाई ट्रीजन की सज़ा हुई। यानी आपने इसमें यही याद रखना है कि अगर कोई भी पर्सन सबरीवेट करने की, अब्रोगेट करने की, होल्ड इन अबेंस करने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो या किसी भी फोर्स के तहत, किसी भी जो है वो ताकत के बलबूते पे, या वो मदद करता है या वो उकसाता है, तो उस पर्सन ने क्या कमिट किया, उसने हाई ट्रीजन का इर्तिकाब किया। उसके बाद हम डेफिनेशन देखते हैं जिस स्टेट की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 यहाँ पे क्या कहता है कि इन दिस पार्ट द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट। इस पार्ट में क्या मुराद है कि स्टेट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत है, उसके अलावा पार्लियामेंट शामिल है आपकी, और इसके साथ से यानी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज उसके आ जाएंगे, नेशनल असेंबली और सेनेट, और साथ में प्रेसिडेंट भी, और इसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी आपकी सूबाई हुकूमत, और इसके अलावा प्रोविंशियल असम्बलीज भी शामिल होंगी स्टेट में। इसके साथ साथ स्टेट में क्या शामिल होगा, एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान एज आर बाय लॉ एम्पावर्ड टू इम्पोज एनी टैक्स आर कैसीज, यानी कोई भी टैक्सेस वगैरह इम्पोज करती हैं पाकिस्तान में कोई भी लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, तो जो कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक बनाई गई हैं, एम्पावर्ड दिया गया उनको, तो वो भी जो है स्टेट का हिस्सा होंगी। यानी स्टेट की डेफिनेशन उसने की कि उसने कहा वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, ठीक है, उनकी सूबाई असम्बलियाँ, सूबाई वफाकी हुकूमत की असम्बलियाँ, पार्लियामेंट, ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होंगे। अब आर्टिकल 8 आ जाता है फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड, यानी फंडामेंटल राइट्स कब जो है कलअदम होंगे, ठीक है, किन सिचुएशन में होंगे कलअदम हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। एनी लॉ और एनी कस्टमर यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन so far as inconsistent with the right confirmed by this chapter shall to the extent of such inconsistency be wide। यानी इस inconsistency तक, यानी क्या बता दिया गया कि कोई भी कानून जो है ना, ये जो चैप्टर 2 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स बनाए, अगर इनके खिलाफ कोई भी लॉ जाता है ना, कोई भी कानून इनके खिलाफ जाता है, तो उस हद तक जो इस चैप्टर में बताया गया उस हद तक क्या होगा, इन फंडामेंटल राइट्स की हद तक वो कलअदम करार दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे क्या है, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और अब्राइज द राइट सो कन्फर्म्ड, यानी स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें क्या कर लिया जाए कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को हासिल कर लिया जाए या उसको उस फंडामेंटल राइट से महरूम कर दिया जाए। एंड एनी लॉ मेड इन कंजर्वेशन ऑफ दिस क्लॉज शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ सच कंजर्वेशन वी वाइड, यानी कोई भी इस तरह के जो मुदाखलत की जा रही है ना इन फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो उतनी कंजर्वेशन जो इन फंडामेंटल राइट्स में की जा रही है उसको वाइड करार दिया जाएगा। लेकिन कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अब्रोगेट किया जाएगा, अब वो सिर्फ क्लास 3 में बता दिया गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू, कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा, वो अब बता रहे हैं एनी लॉ रिलेटिंग टू द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज, यानी ऐसे कवानीन जो कि आर्म फोर्सेज के रिलेटेड होते हैं, और द पुलिस और अदर ऑफिसर चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, यानी पब्लिक ऑर्डर के लिए बनाने पड़ते हैं, स्पेशल कवानीन बनाने पड़ते हैं, आर्मी के स्पेशल कवानीन बनाते हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया जा सकता है। या एनी लॉ इन रिलेशन टू डिसिप्लिन ऑफ सच फोर्सेज, या कोई भी कानून जो इन फोर्सेज ने बनाया, जैसे आपको पता है जंग की सूरत हाल हो जाती
होती है, तो उन केसेस में क्या होता है कि आर्मी जो है वो लोगों को उनके घरों से निकाल देती है कि भाई घरों से निकालना तो हर पर्सन का मतलब राइट है ना कि भाई उनको घरों से नहीं निकाला जा सकता, उनके डिग्निटी इन्फ्रिंज हो रही है। लेकिन क्या किया जाएगा कि उनको वहाँ से क्यों निकाल दिया जाता है, ताकि उनकी लाइफ को सेव किया जा सके, ठीक है। तो जो स्पेशल फोर्सेस के तहत कवानीन बनाए जाते हैं, उनको वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अब्रोगेट किया जाता है। अदरवाइज जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 8 कहता है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा।